सीसीटीवी फुटेज के अंदर नज़र आ रहे हैं कि दुकानों को जला रहे हैं और गाड़ियां फोड़ रहे हैं। उसमें शिवसेना का एक वरिष्ठ नेता है, वो वरिष्ठ नेता साफ नज़र आ रहा है और सीसीटीवी फुटेज के अंदर। तो हम शिवसेना के जो खासदार है, जो हम पर आरोप लगा रहे हैं, हम उनसे ये कहना चाह रहे हैं, खासदार साहब, राजनीति के अंदर सिर्फ आरोपों से कुछ नहीं होता है, अदालत सबूत मांगती है। खैरे साहब, हमारे पास इतने सबूत है आपके खिलाफ कि अब आप 2019 तक ये तैयारी कर लीजिएगा कि आपको बहुत सारे अदालतों के चक्कर काटने पड़ेंगे। आपने औरंगाबाद के अंदर एक बहुत अच्छी कोशिश की थी, लेकिन औरंगाबाद की 99% आवाम ने, जो अमन चाहती है, शांति चाहती है, आपके इस षड्यंत्र को नाकामयाब किया है। अब आप ये समझ लीजिएगा, आपके पीछे हम पूरी ताकत के साथ लगेंगे और आपको बहुत सारे अब अदालतों के चक्कर काटने पड़ेंगे। देखिए हम ये साफ तरीके से ये बताना चाहते हैं कि राजा बाज़ार का जो फुटेज है, उस राजा बाज़ार के फुटेज के अंदर जब पुलिस आती है और एक नेता से बात करती है जो कुर्ते के अंदर है और वाइट एक झोला पहना हुआ है, वो जो नेता है वो शिवसेना का एक बड़ा पदाधिकारी है, वरिष्ठ नेता है। हम वो फुटेज पुलिस वालों से ये कहना चाहते हैं, अगर आपके पास नहीं मिला है तो हमारे पास वो फुटेज है। कमिश्नर साहब, वो फुटेज लीजिए और हमको ये विश्वास दिलाइए कि वो फुटेज देखने के बाद आप किसी एक नेता के ऊपर तो हाथ डालिए जो इस दंगे के अंदर ये इसका जिम्मेदार था। और मुख्यमंत्री साहब को ये कहना चाहते हैं, साहब 2 महीने से औरंगाबाद शहर को आप एक कमिश्नर नहीं दे सके। गृह मंत्रालय आपके पास है, आप ये जानते हैं कि औरंगाबाद एक कम्युनली हाइपर सेंसिटिव सिटी है। शायद हो सकता है कि जिस तरह खासदार साहब का इंटरेस्ट औरंगाबाद के दंगे में था, मुख्यमंत्री साहब आप भी शायद दंगे का इंतज़ार कर रहे थे कि औरंगाबाद का दंगा हो जाने दीजिएगा, कुछ दुकानें जल जाने दीजिएगा, 2 बच्चों की जान जाने दीजिएगा और उसके बाद हो सकता है अब आप ये फैसला करेंगे कि हम एक फुल टाइम कमिश्नर औरंगाबाद को अब देने वाले हैं। तुमचा एक नगरसेवक अनिल लच्छू पैलवान, या तुमचा एक नगरसेवक विरोधी पक्षनेता महानगरपालिकेचा अनिल लच्छू पैलवान यांच्या वर्चस्वातून औरंगाबादकरांना हा दंगा भोगावा लागला असं तुमचं मत नाही? मी आज पत्रकारांना हेच सांगितलं की या दंग्यामध्ये जो कोणी जातीचा असू द्या, धर्माचा असू द्या, कोणत्याही राजनीतिक पार्टीचा असू द्या, माझ्या राजनीतिक पार्टीचा असू द्या, पोलिसा आणि कायद्याच्या वर कोणीही नाही आहे। मी शिवसेनेला हे सांगू इच्छितो की तुमच्याकडे काही पुरावे आहे तर द्या कृपा करून, नाही आहे तर आम्ही आमच्याकडे जे पुरावे आहे ते पोलिसांना देतो, मुख्यमंत्र्यांना देतो, अदालतला देतो आणि खैरे साहेब तुम्हाला पण देतो। यहाँ पर सिर्फ अपने परिवार के साथ वो पुलिस वाले जो हर रोज़ उसको देखने के लिए जा रहे हैं, सोचिए उनका मोराल किस तरह से डाउन होगा जब वो देखेंगे कि हमारा एक एसीपी यहाँ पर पड़ा हुआ है, ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा है और सरकार, मुख्यमंत्री जिनके पास गृह विभाग है, उनके पास इतनी वक्त नहीं है कि वो औरंगाबाद में आए और अपने इस एसीपी और उसके परिवार और उसके पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को एक हिम्मत दे कि इसने जो काम किया है, इसने अपना फ़र्ज़ निभाया है और अगर ज़रूरत पड़ी तो उसे एयरलिफ्ट करना चाहिए। मैंने कल कोडेकर साहब के परिवार वालों से बात किया और उनसे कहा, ये अगर आप कहेंगे तो हम इंतज़ाम करते हैं एयरलिफ्ट करने का। आप बताइएगा कि हिंदुस्तान के किस हॉस्पिटल के अंदर उनको शिफ्ट करवाने का है। अगर आप यहाँ से संतुष्ट नहीं हैं, आपको ऐसा लगता है, तो ये कितनी दुर्भाग्य की बात है कि एक एसीपी रैंक का ऑफिसर आज ऐसी हालत के अंदर पड़ा हुआ है। एसीपी थोराट साहब, पीआई कदम साहब, एक कांस्टेबल जो क्राइम ब्रांच का है, ये सब हॉस्पिटल के अंदर पड़े हुए हैं। छोटी मोटी घटना हुई है, चलिए इलाज चल रहा है उनका, तो ये जो है, ये मेरे हिसाब से उस घटना की जितनी हम निंदा करते हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और भाजपा की और शिवसेना की सरकार का हम इस बात का निषेध करते हैं कि एक फ़र्ज़शनास जो एक अपना दायित्व निभा रहा था, अपना कर्तव्य निभा रहा था, हाँ, वो आज ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है और तुमने उसको इसी तरह से छोड़कर चले गए हैं। कल मेरे हिसाब से कल कभी कोई दंगा होगा तो शायद ही कोई एसीपी, शायद ही कोई इंस्पेक्टर ऐसी हिम्मत करेगा जाकर पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए, जब वो देखेंगे कि हमारे ऊपर जब आफत आती है तो हमारी सरकार हमारा साथ नहीं देती है। हम मुख्यमंत्री से ये उम्मीद करेंगे आपके ज़रिए कि आज का आज उसका इंतज़ाम करे और अगर नहीं होता है तो हमसे कहिए। औरंगाबाद की जनता के अंदर इतनी ताकत है कि हम अपने लेवल के ऊपर एयर सर्विस का इस्तेमाल करके उन्हें शिफ्ट करवाएंगे, लेकिन हम उनसे सुनना चाहते हैं कि उद्घाटनों के लिए हेलीकॉप्टर से है तो टहलते हैं,
यहाँ से वैजापुर जाएंगे, वैजापुर से कन्नड़ जाएंगे। अपने एसीपी के लिए आपके पास इतना वक्त नहीं है कि एक हेलीकॉप्टर का अरेंजमेंट कर सके करके, ये हम बात करना चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि हम साफ तरीके से ये कहना चाहते हैं कि दंगे को इतने दिन होने के बाद आज भी औरंगाबाद शहर के अंदर हम ये नहीं मानते हैं कि ये जो दंगा हुआ है ये हिंदू और मुसलमान का दंगा है। ये किसी लिहाज से हम इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि जो पत्रकार औरंगाबाद के इतिहास को जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि औरंगाबाद में एक छोटी सी चिंगारी जब लगती थी तो पूरा शहर जलता था, पूरे शहर के अंदर उसकी प्रतिक्रिया उमड़ती थी। ये सिर्फ 2 ही इलाकों के अंदर सीमित रहा ये दंगा, तीसरे इलाके तक पहुंचा ही नहीं है। अगर हिंदू मुस्लिम अगर ये दंगा होता तो मेरे हिसाब से ये पूरे शहर के अंदर फैलता। लेकिन इसके सूत्रधार जो है वो सूत्रधार कौन है आप अच्छी तरह से जानते हैं। जिस दिन दंगा हुआ बहुत सारे मीडिया वालों ने कहा कि आप क्यों छुप रहे हैं, आप क्यों नहीं बोलते हैं नाम लेना। हमने कहा ये राजनीति का वक्त नहीं है। किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ एक इंसान है जिसने इसको पूरा ये इस दंगल को रचा है। उसके आका कौन है? वही आका है जो आज अभी फ़िलहाल चीफ कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास जाकर ये गुहार लगा रहे हैं कि दंगाइयों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए। अरे जो दंगाई है वही आज इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। देखिए अभी कुछ देर पहले एक चैनल के ऊपर एक स्टोरी चल रही है औरंगाबाद के बारे में, सीसीटीवी फुटेज उसके अंदर दिखाया गया है कि पुलिस वाले चलते हुए आ रहे हैं, एक शख्स खड़ा हुआ है कुर्ते में, उसके गले में सफ़ेद मफलर है, उससे पुलिस वाले आके हाथ मिलाते हैं, कुछ देर बात करते हैं और चंद सेकंड के अंदर वो आदमी राजा बाज़ार के कप्तान कलर होम जो डॉक्टर भारतीय हॉस्पिटल के सामने का है, वो आदमी चंद सेकंड के बाद अपने हाथ में केरोसिन की बोतल लेता है, उसके हाथ में डंडा होता है, वो पूरी गाड़ियां फोड़ते हुए सीसीटीवी फुटेज के अंदर साफ नज़र आ रहा है। वो गाड़ी जलाते हुए साफ नज़र आ रहा है, पुलिस वहाँ पर साफ नज़र आ रही है। अब आपको अगर औरंगाबाद के लोगों को आप जानते हैं तो वो शख्स कोई और नहीं है, एक शिवसेना का वरिष्ठ नेता है। पुलिस ने अगर इस इंतज़ार में बैठी है कि कोई आए और कंप्लेन दे तो हम ये समझेंगे इस जुर्म के अंदर अगर वो शिवसेना का नेता अगर जिम्मेदार है तो गुनाहगार वो पुलिस वाले भी है जो शायद उसके पास आए, उससे हाथ मिलाए और ये कहा कि जाओ हम थोड़ा आगे निकल रहे हैं, तुम अपना काम शुरू करो। पुलिस का जहाँ तक हम 98% पुलिस को हम सलाम करते हैं, वो 2% पुलिस जो इस पूरी वर्दी को ख़राब कर रही है, जो मिटमिटे के अंदर जिन्होंने एक आतंक का नंगा नाच खेला था, शायद वही पुलिस वाले जिनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई थी, यही पुलिस वाले बचे हुए हैं जो यहाँ पर इस काम को अंजाम दे रहे हैं। हम तो ये समझते हैं कि इन दंगाइयों से पहले उन पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो मेरे हिसाब से इस पूरे वर्दी को दागदार कर रहे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ऐसे बहुत सारे सीसीटीवी फुटेजेस, बहुत सारे मोबाइल के ऊपर लिए गए फुटेजेस हमारे पास हम कंपाइल कर रहे हैं। पुलिस ये कह रही है कि हम भी बहुत सारे फुटेजेस कंपाइल कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस एक सीसीटीवी फुटेज के अंदर अगर ये साफ दिखाई दे रहा है कि दंगा करने वाला कौन है, गाड़ियाँ जलाने वाला कौन है, गाड़ियाँ फोड़ने वाला कौन है, और उसके बाद यहाँ तक ये है कि उस शख्स ने आगे जाकर खुद अपने रिवॉल्वर से फायरिंग तक किया है, ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलेगा। वो सीसीटीवी फुटेज देख के ही आप उस शख्स को पहचान सकते हैं कि ये कौन है। पुलिस को क्यों इतना वक्त लग रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए? कौन रोक रहा है आपको? क्या आपको स्पॉन्सर किया गया था कि नहीं हमारी पूरी आपको प्रोटेक्शन रहेगा, पुलिस वालों हमारे साथ आप चलो और सिर्फ आपका काम यह है कि आप हमारी मदद करना चाहिए? क्यों उन्हें रोका नहीं जा रहा है ऐन वक्त के ऊपर? ये इससे ज़्यादा बेशर्मी की और क्या बात हो सकती है कि जो लोग दंगा कर रहे हैं वही आज चीफ कमिश्नर के पास जाकर ये गुहार लगा रहे हैं कि साहब जो दंगाई है। अरे दंगाई तो सबसे पहले ये है, हम आपको साफ करना चाहते हैं, हिंदू हो मुसलमान हो, जिसने भी दंगे के अंदर भाग लिया है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि औरंगाबाद के एक ऐसे माहौल को जिसके लिए हमने बहुत जी जान लगाई, बहुत कोशिश की है, और मैं अकेला नहीं, मैं या मेरी पार्टी अकेला नहीं,
हम सब पत्रकार औरंगाबाद शहर के अमन पसंद बहुत सारे लोग इस शहर के अंदर अमन चाहते हैं। अगर आप देखेंगे इस शहर को बर्बाद और इस तरह का बदनाम करने वाले कौन लोग हैं, तो यही राजनीतिक पार्टियों के ऐसे ही 10, 12, 15 नाम निकल कर आएंगे। आप खुद अपने लेवल के ऊपर बता दीजिएगा कि ऐसे कौन लोग हैं ये जो दंगाई करते आए हैं। ये वही लोग हैं जो महानगर पालिका में लूट का काम कर रहे हैं। ये पिछले कई सालों से इस तरह की हरकतों के अंदर शामिल है। यही लोग हैं जिन्होंने ये सब किया है और इसके पीछे इनका मकसद क्या है आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। आज हम एक संदेश देने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, औरंगाबाद की आवाम की तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से, हमारी तरफ से, और सबसे अहम ये समझते हैं कि हर उस इंसान की तरफ से जो इस शहर के अंदर अमन चाहता है। हम ये बताना चाहते हैं कि अगर 10 हाथ जलाने के लिए उठे हैं तो इस शहर के अंदर 90 हाथ उसे बुझाने के लिए आगे आएंगे। अगर इस शहर के अंदर 10 हाथ तोड़ने के लिए अगर उठे हैं तो 90 हाथ उसे जोड़ने के लिए, उसे बनाने के लिए आगे आएंगे। हमने हमारे लेवल के ऊपर ये फैसला किया है कि जितने भी गरीब लोग, चाहे वो शाहगंज के हो, नवापुरे के हो, राजा बाज़ार के हो, और गरीब का मतलब गरीब, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो मुसलमान गरीब होना चाहिए या सिर्फ मुसलमान होना चाहिए। वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, कोई भी पार्टी का, कोई भी जात धर्म का हो, उसका नुकसान हुआ है। और नुकसान किसका हुआ है? कोई बहुत बड़े शोरूम्स जले हैं क्या? नहीं जले हैं। कोई बहुत बड़े बड़े दुकानें जली है क्या? नहीं जली है। क्या जला है? तो साहब छोटे छोटे ठेले जले हैं। शाहगंज के चमन के पास पिछले 40 सालों से कितने परिवार जूते और चप्पलें बेचकर अपना पेट पाल रहे थे। जूते और चप्पलें बेचकर 40 साल से उन्हें हटाने की जिद किसने किया था? उन्हें हटा के रहूँगा ये किसने बोला था? कुछ भी हो जाए लेकिन यहाँ पर बसने नहीं दूंगा ये किसने बोला था? करीब 10 दिन पहले 30 दुकानदार उस चमन के अतराफ के वो मेरे पास, मेरे घर के ऊपर आए थे। उसमें मुसलमान भी थे और हिंदू लोग भी थे, और उन्होंने ये बताया, साहब हम 40 साल से यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये हमारे पास रसीदें हैं कि जो हर साल हम कॉरपोरेशन को पैसा भरते हैं, टैक्स देते हैं उस जगह के ऊपर। लेकिन कहा कि कोई एक मैं किसी का ये नहीं कहूँगा, एक गुंडा मवाली उस एरिए का वो आता है और ये कहता है कि महानगर पालिका को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, तुम पैसा मुझे देना। अगर तुम पैसा मुझे नहीं देंगे तो तुम लोगों को यहाँ पे मैं धंधा करने नहीं दूंगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप अपने लेवल के ऊपर जाइए और उन दुकानदारों से पूछिए कि कौन आया था करके। और यहाँ तक कहा था कि अगर पैसा मुझे नहीं देंगे, ये इलाका मेरे उसके अंदर आता है, अगर मुझे नहीं देंगे तो मैं देखता हूँ कि तुम लोग धंधा कैसा करते हैं। उस दिन हुआ है, झगड़ा हुआ है, हिंदू मुसलमानों के बीच में एक इलाके के अंदर शुरू हुआ है, लेकिन ये दूसरे इलाके के अंदर क्यों नहीं फैला? सिर्फ उतने ही शाहगंज के उस चमन के अतराफ में क्या वजह थी? कौन लोग थे जो उस वक्त आग जलाने के लिए वहाँ पर आए थे? सिर्फ उन्हीं को क्यों निशाना बनाया गया? सिर्फ वहीं पर आकर सबसे पहले आग क्यों लगाई गई है? ये वहाँ पर हफ्ता वसूली का चक्कर था कि हफ्ता कौन खाएगा, कौन लेगा हफ्ता वहाँ से। ये उसका कारण था कि वहाँ पे ये शुरू हुआ। इसीलिए हमने अपने लेवल के ऊपर ये फ़ैसला किया है। वो इतने गरीब लोग हैं कि मेरे हिसाब से उनके लिए दोबारा अपने पैरों के ऊपर खड़े रहना बहुत मुश्किल है। आप लोगों ने देखे होंगे कि एक गरीब आदमी, उसकी बच्ची की शादी रमज़ान के फ़ौरन बाद है, वो आदमी रो रहा है कि मैं कैसे अपने बच्ची की शादी करूँगा करके। ऐसे ऐसे कितने केसेस हैं जिनके ये समझ में नहीं आ रहा कि हमने इतना स्टॉक लेकर आए थे, हम रमज़ान के लिए, हर रमज़ान हमारा इतना अच्छे से गुज़रता है, वहाँ पर छोटी छोटी दुकानों के ऊपर वो अपना कारोबार करके अपना परिवार पालते हैं। हमने अपने पार्टी के लेवल के ऊपर से ये फैसला किया है, जिन जिन लोगों की दुकानें जलाई गई है, जिन जिन लोगों की दुकानें तोड़ी गई है, ये पूरी दुकानें दोबारा खड़े करने की जिम्मेदारी हम अपने ऊपर लेते हैं। हम खड़े करके देंगे, चाहे उसके लिए कितना पैसा क्यों नहीं लगना पड़ा। हम हमारे लेवल के ऊपर ये पैसा खर्चा करेंगे, हम हमारे लेवल के ऊपर ये पैसा खड़ा करेंगे। जितने भी गरीब हैं वो हमारे पास अप्रोच हो अपनी कंप्लेन के साथ। अगर वहाँ का पंचनामा हुआ है, वो पंचनामे के साथ हमारे पास अप्रोच है। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि अगले कुछ दिनों के अंदर दोबारा वो दुकानों को हम वैसे ही खड़े करेंगे। हमारे पास ये हुआ है कि बहुत सारे
लोग, बहुत सारा स्टॉक है, तो हमने ये फ़ैसला किया है कि इमीडिएटली हम लोग वो दुकानों को हम तैयार करके उनके हवाले करेंगे। हमारी ये कोशिश रहेगी कि अगर हम लोगों से मुमकिन अगर हो सकता है तो अगर उनका जो स्टॉक जला है उसमें से कुछ हिस्सा अगर स्टॉक के लिए भी अगर हम मदद कर सकते हैं, हम इसका वादा नहीं कर रहे हैं, दुकानें खड़े करने की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, लेकिन अगर हमारे से मुमकिन हुआ, और हमको ऐसा लगता है ये मुमकिन इसलिए होगा मेरे भाई कि आज सिर्फ हिंदुस्तान भर से नहीं, दुनिया भर से कितने ऐसे लोग हैं जो व्हाट्सएप के ऊपर, जो फेसबुक के ऊपर, और जो हमको कॉल कर कर ये बोल रहे हैं कि भाई जो हम लोग फुटेज देख रहे हैं उसके अंदर वो देखकर बड़ा ख़राब लग रहा है, हम हमारी तरफ से कुछ मदद कर सकते हैं क्या। मेरा एक दोस्त है कनाडा के अंदर, विपुल नाम का, वो औरंगाबाद के MGM से पढ़ा हुआ है, वो कनाडा के अंदर रहता है। उसने कहा कि मैं घर में जब बैठा हुआ था तो मैंने वो फुटेज देखा और मेरे साथ बहुत सारे मेरे दोस्त बैठे हुए थे और सबने हमने ये तय किए कि यार अपने हुस्से अगर कुछ हो सकता है तो अपन उसको मदद करेंगे क्या करके, औरंगाबाद के ये जो गरीब दुकान वालों का जो नुकसान हुआ है। मेरे भाई, मतलब शर्म आनी चाहिए औरंगाबाद के उन लोगों को जिन्होंने ये काम को अंजाम दिया है। उन्होंने ये समझे कि हम 10-20 दुकानें जला देंगे, 2 नौजवानों की जानें ले लेंगे तो हिंदू और मुसलमानों के बीच में दरार पैदा हो जाएगी, उनकी भाईचारगी ख़त्म हो जाएगी। ये कोशिशें इससे पहले भी होती रही। हम यकीन के साथ कहना चाहते हैं उनकी ये कोशिश इस बार भी नाकामयाब होगी। इसलिए नाकामयाब होगी कि अब आवाम ये समझ चुकी है, दंगा पूरे शहर में इसलिए नहीं भड़का है कि लोग जान गए हैं कि ये दंगा करवाने वाले लोगों का पीछे का मकसद क्या है करके। जिस दिन दंगा हुआ तो एक साहब ने, एक मीडिया वाले ने पूछा कि साहब आपको ऐसा लगता है कि चुनाव करीब आ रहे हैं? तो हम भी यही कहना चाहते हैं, शायद चुनाव करीब आ रहे हैं, इसलिए अब जान की फ़िक्र नहीं है, गरीबों के माल की फ़िक्र नहीं है, हमें तो अपना धंधा, अपनी दुकान चलवाना है। यही हिसाब से ये कर रहे हैं। हम अगले कुछ दिनों के अंदर ये फ़ैसला करेंगे। हमारे कुछ लोगों के ऊपर जो सेना के लोग जाकर ये आरोप कर रहे हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, मुझे पर्सनली बड़ा फ़ख्र हुआ है, बड़ी खुशी महसूस हुई कि कल जब मैं वो 4 पुलिस वालों से मिलने के लिए गया था, वहाँ पर PI कदम साहब जो उस वक्त पूरे एक्शन के दौरान वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने नाम के साथ मुझे कहा कि इम्तियाज़ साहब, मुझे बड़ी खुशी है कि आपके कॉरपोरेटर्स अज़ीम, फ़िरोज़, नासिर सिद्दीकी साहब, ये लोगों ने उस दिन है तो हम लोगों का कितना साथ दिए है करके। अगर ये लोग अगर नहीं होते तो उस वक्त और ज़्यादा घटना हो सकती थी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे पार्टी के लोगों ने, मतलब मुझे बड़ी खुशी हुई कि ऐसे शाहगंज के इलाके के अंदर इतना बड़ा दंगा, इतनी दुकानें जलाई गई है। फ़िरोज़ खान जो हमारे अपोजिशन लीडर है, इनके खुद के अपने घर के अतराफ़ में 1,500 हिंदू लोग रहते हैं, 1,500 हिंदू लोग रहते हैं। उस पूरे इलाके के अंदर कोई एक हिंदू भाई ने ये बताना कि है तो हमारे ऊपर आँच भी आई है करके, ये किया गया था। फ़िरोज़ ने जब कॉल किया था तो हमने फ़िरोज़ को ये कहा था कि फ़िरोज़, अपने जितने भी भाई हैं उन लोगों को ये कहो कि आप लोग जाकर है तो अमन करें, लेकिन तुम्हारी ये जिम्मेदारी रहेगी कि तुम्हारे इलाके के अंदर एक भी हिंदू भाई के ऊपर अगर कोई पत्थर भी अगर गया तो तुम जिम्मेदार रहेंगे इसके करके। हमको खुशी है कि आज उस इलाके के अंदर आप लोग खुद जाइए और पूछिए वहाँ पर जाकर कि क्या वजह थी कि इतना दंगा यहाँ तक करीब पहुँचा है। और ये लोग खुद कह रहे हैं वहाँ पर कि ये दंगा करने वाले वहाँ के नहीं, कोई बाहर के लोग आए हुए थे। हमारे पास पूरी लिस्ट है। हमने जो बेकसूर लड़के बंद किए गए हैं, उनको गिरफ़्तार किया गया है। उनके बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारा बच्चा कहीं से आ रहा था, कोई कह रहे हैं कि हमारा बच्चा ड्यूटी करके आ रहा था या ड्यूटी को जा रहा था और उसको उठा लिया गया। आप लोग अस्पताल में जाकर देखिएगा कि जिन लड़कों को पुलिस वालों ने मारा है, अगर दंगाई है तो उन्हें मारना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे लड़कों को जिस तरह से पीटा गया है, उनके ज़ख्मों को देखकर आपको ख़ुद एहसास होगा कि पुलिस की बर्बरियत किस हद तक है करके। अगर दंगा करने वाले हैं, हम कहीं पर भी उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं अगर दंगा कर रहे हैं। इसलिए हमने ये तय किया है कि अगर कोई निर्दोष है और ऐसे पुलिस वालों ने ज़बरदस्ती उठाया है, हमने एक लीगल सेल हमने तैयार किया है। उसमें अगर ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ मदद चाहिए, हम वो लीगल सेल के पास उनको भेजेंगे, उनके परिवार वालों को भेजेंगे और लीगल सेल के लिए जितनी भी उनको मदद लगेगी
वो मदद हम उनके पास उनको प्रोवाइड करने का ये करेंगे। हमारा उसके अंदर सिर्फ यही रोल रहेगा कि जो भी वकील लगाने का है हम हमारे लेवल के ऊपर से हम लगाएंगे उनको अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जो मेरे हिसाब से 1000-2000 रुपये देना भी उनके लिए बहुत दुश्वारी की बात है। तो उसको हम ये करेंगे, उसका हम एक ये लगा रहे हैं, हेल्पलाइन नंबर हम तैयार कर रहे हैं, और वो हेल्पलाइन नंबर के ज़रिए किसी पेरेंट्स को, किसी के उनके माँ बाप को ऐसा लगता है कि मतलब ये हुआ है तो इसके ऊपर फ़ौरन कार्रवाई करनी चाहिए। एक चैनल के रिपोर्टर के पास एक सीसीटीवी फुटेज नहीं है, लाइव फुटेज है परसों रात का, कि जब वहाँ पर पीआई नवले साहब सिटी चौक के जब वहाँ पर गश्त कर रहे थे तो पूरी सड़क खाली है। वो पूरी फुटेज के अंदर दिख रहा है, पूरी सड़क खाली है, सिर्फ एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहाँ पर खड़ी हुई है, सुनसान सड़क है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी है और उस सड़क के ऊपर सिर्फ पुलिस वाले नज़र आ रहे हैं। एक मोटरसाइकिल के ऊपर 3 लड़के आते हैं, एक ही मोटरसाइकिल के ऊपर 3 लड़के आते हैं, हट्टे कट्टे हैं, दाढ़ी है उनको, वो लड़के आते हैं और वो पुलिस वालों को क्रॉस करके गाड़ी भगाते हुए जाते हैं, लेकिन आगे के पुलिस वाले उन्हें रोक देते हैं। ये फुटेज है, वो चैनल के ऊपर मेरे हिसाब से आज वो चलने वाला है। वो गाड़ी जैसे ही पुलिस वाले अड़ाते हैं, रोकते हैं, तो उस फुटेज के अंदर दिख रहा है कि वो पुलिस वालों को 2 लड़के जो है वो गाड़ी के ऊपर से उतरते हैं और पुलिस वालों को पीछे ढकेल के गिराते हैं और 2 लड़के निकल के भाग जाते हैं। लेकिन जो गाड़ी चलाने वाला लड़का है उसको पुलिस वाले दबोचते हैं और उस दबोचते ही उसकी जब चेकिंग की जाती है तो उसके जेब में से इतना बड़ा एक हथियार निकलता है। एक हथियार उसके सामने, ये पूरा फुटेज के अंदर है, एक हथियार निकलता है। वो हथियार पुलिस वाले फ़ौरन जब्त करते हैं। उनके पास से कुछ पटाखे निकलते हैं जो एक बॉम्ब की शक्ल के अंदर, एक बॉक्स है, उस बॉम्ब की शक्ल के अंदर उसको तैयार किया गया है। पुलिस वाले वो भी सीज़ करते हैं, वो सीज़ करके लेके जाते हैं। वो बंदा जिसको अरेस्ट किया गया, 2 लोग भागने में कामयाब हो गए, लेकिन उस फुटेज के अंदर वो दोनों ही लड़के साफ दिखाई दे रहे हैं कि वो पुलिस वालों को ढकेलते हैं, गिराते हैं और वो भाग जाते हैं। ये तीसरा लड़का भी कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले उसके मुंह के ऊपर गिरा के, उसके मुंह के ऊपर पैर रख के उसको किसी तरह दबोचते हैं, जिसके पास हथियार मिलता है। ये लड़के को जब पुलिस वाले पकड़ कर लेके जा रहे हैं, सिर्फ 3 मिनट के अंदर शिवसेना का एक वरिष्ठ नेता वहां पर पहुंचता है उनको छुड़ाने के लिए, और पुलिस वालों के बीच में और उस नेता के बीच के अंदर जो गुफ्तगू होती है वो भी उस कैमरे के अंदर रिकॉर्ड है। वो लड़का जिसके जेब से अंदर हथियार निकलता है, वो अपने नेता को देखकर फ़ौरन ये कहता है कि साहब ये हथियार मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है हथियार करके, ये मुझे ज़बरदस्ती पकड़े हैं। 2 और नेता फ़ौरन वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उसे छुड़ाने की, और वो पुलिस वाला कहता है कि नहीं, हम इनको लेके जा रहे हैं, हम इन्हें जल्द छोड़ देंगे। ये पूरा फुटेज पुलिस वालों के पास मौजूद है, ये पूरा फुटेज मीडिया वालों के पास मौजूद है। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, हम ये कहना चाह रहे हैं, हमने औरंगाबाद की आवाम से एक अपील की है कि जिन जिन के पास भी ऐसे फुटेजेस है वो फुटेज हमें प्रोवाइड करें। जिस तरह पुलिस ये कंपाइल कर रही है, हम भी ये कंपाइल करेंगे। ये पूरा फुटेज हम अलग अलग जगहों से, प्राइवेट पर्सन से, अलग अलग संस्थाओं से हम जमा करेंगे, और ये फुटेज हम तैयार करके इस महाराष्ट्र राज्य के सम्माननीय मुख्यमंत्री साहब, जिनके पास गृह मंत्रालय है, उनके पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि साहब, आपके राज्य के अंदर आपका जो डिपार्टमेंट है गृह मंत्रालय, उसके नाक के नीचे आपके वर्दी वाले पुलिस वाले ये क्या क्या काम कर रहे हैं, ये देखिए। और अगर मुख्यमंत्री साहब अपने इन डिपार्टमेंट की गंदगी को अगर साफ़ नहीं करेंगे, अगले कुछ दिनों के अंदर हम ये सीसीटीवी फुटेज, ये जितना भी हमारे पास कंपाइल करेंगे, इसको हम मुंबई हाई कोर्ट के अंदर एक PIL की शक्ल के अंदर दाखिल करेंगे और अदालत से इंसाफ की मांग करेंगे। ये नहीं हो, अगर पुलिस को अपनी छवि बचा के रखनी है तो उन्होंने और ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना और ये नहीं समझना कि हमसे फुटेज देखकर आपको हम खामोश बैठेंगे। हम आपको एक समय देंगे, जब तक इन पूरे पुलिस वाले और उस दंगाई को देख रहे हैं अलग अलग फुटेजेस के अंदर, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो हमको अदालत जाने के ऊपर मजबूर होना पड़ेगा, और तब पुलिस के लिए मेरे हिसाब से बहुत शर्मिंदगी होगी। ये इतनी ही बातें हम आपको कहना चाह रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के पास अगर कुछ सवाल है तो।
का चेक में दिया जाता है कि ये दोबारा शुरू करे करके। ये पंचनामे के अंदर इनको इससे ज़्यादा नहीं मिलता है, 20,000 मिलेंगे, 25,000 रुपये मिलेंगे। 20,000 और 25,000 के अंदर ये दोबारा खड़े नहीं रह सकते हैं। हम भी चाहेंगे तो हम ये कहेंगे कि नहीं साहब, आप एक काम करिए, मैं तो आमदार हूँ, आप पंचनामा करवाइएगा, अपने पेपर्स लेके आइए, मैं सरकार के पास जाकर है तो सरकार के लिए आप सरकार से मदद लेकर चाहता हूँ। हम उन लोगों के मुंह के ऊपर थप्पड़ मारना चाहते हैं, उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा रसीद करना चाहते हैं जो इस शहर के अंदर ये आतंक का नंगा नाच करे है, और उन लोगों को ये बताना चाहते हैं अगर तुम जलाने के लिए अगर आए थे तो गिनती के लोग थे। इस शहर में ज़्यादातर आबादी बुझाने के अंदर ज़्यादा विश्वास रखती है, बनाने के अंदर ज़्यादा विश्वास रखती है। इसलिए हमने ये फैसला किया है। जो आप आरोप की बात कर रहे हैं, मैं एक भी ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ जो सिर्फ आरोप है। आरोप मेरे जितने भी है वो पूरे पुख्ता सबूत के साथ है। जितने भी बातें मैं आपको कहा हूँ वो पूरे एविडेंस के साथ है, और एक भी मेरा सेल्फ क्रिएटेड एविडेंस नहीं है। ये सीसीटीवी फुटेज बता रहा है, जो लोगों ने रिकॉर्डिंग किए है वो बता रहा है। जो मांग है ये मांग हमारी नहीं। जो बच्चा 17 साल का जिसकी मौत हुई है साहब, 24 घंटे तक उसकी लाश वहाँ पर पड़ी रही हॉस्पिटल के अंदर। उन्होंने अपने लेवल के ऊपर एक मांग की कि नहीं साहब, हमारा बच्चा चले गया है। उन्होंने ये कहा कि आप हमको कमिश्नर के पास लेके जाइए। मैंने पर्सनली उनके बच्चे के परिवार वालों को, उनके फादर को, उनके मामू को और उसके और 2-3 रिश्तेदारों को हम कमिश्नर साहब के पास ले गए, एडीजी विपिन बिहारी साहब के पास लेके गए, और हमने ये कहा कि ये बच्चे की बॉडी ले जाना नहीं ले जाना ये उनके घर वालों का फैसला है। हम सिर्फ इनको लेकर आए हैं। इनकी कुछ मांगे हैं कमिश्नर साहब, या आप सुनिए, अगर आप इनकी मांगे पूरी कर सकते हैं तो करिए, बॉडी लेके जाना नहीं लेके जाना ये इनका फैसला रहेगा। उन्होंने 4 बातें ये करी थी। उनका ये कहना था कि साहब, मेरे बच्चे को मारने की पुलिस वालों ने ये कहा है कि पैलेट बुलेट से कोई मरता नहीं है। पैलेट बुलेट मारने का मतलब ये है, अगर जान लेनी ही है तो फिर पैलेट का ड्रामा क्यों करने का है। अगर जान लेनी ही है तो सीधा है तो शूट करिए, शूट टू किल करिएगा, उसमें गोली चलाइए, सामने वाला ढाई हो जाता है। इसका पैलेट बुलेट मारी गई है ये दावा करते हैं कि नहीं, पैलेट बुलेट से सिर्फ इंजर्ड होता है। वो लड़का पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर आएगा तो वो पैलेट बुलेट से मरा है। क्यों ऐसा मारा गया है उसे सीने के ऊपर क्यों गोली मारी गई है पैलेट बुलेट्स, ये भी पुलिस वालों का भी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस होता है, जैसे SOP कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस होता है। वो SOP के अंदर साफ होता है। किसी भी पढ़ा लिखा पुलिस वाला भी नहीं है तो उसको ये मालूम होता है, जब उसके हाथ में हथियार दिया जाता है कि अगर फायरिंग करना है तो कमर के नीचे की जाती है, सीने के ऊपर गोलियां नहीं मारी जाती है। लेकिन हो सकता है कि गोली मारने वाले ये वही लोग हैं जो आगे चलकर उस शिवसेना नेता को आपने ग्रीन झंडी दिखाए कि जाओ अब जाकर है तो थोड़ा सा दंगा और करो करके। ये एक रीज़न ये था कि हमारे बच्चे के ऊपर जो मरे हैं उसकी इंक्वायरी हाई लेवल के ऊपर करवाई जाए। दूसरा ये था कि जो बेकसूर बच्चों को आप उठा रहे हैं कॉम्बिंग ऑपरेशन के ज़रिए, जो दिख रहा है उसको उठा रहे हैं, उस बच्चे का जिसके घर में मौत हुई है, रात में वो बच्चा मर गया, दूसरे दिन सुबह 8:30 बजे उसी के घर के बाजू उस बच्चे के चचा के घर में उस बच्चे के चचा के घर में बाजू ही 8:30 बजे पुलिस वाले घर का दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसते हैं। पड़ोस के अंदर उस बच्चे की लाश पड़ी हुई है, दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसते हैं और उसके चचा को इस बुरी तरह से मारते हैं कि उनका हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। वो भागते हुए टेरेस के ऊपर जाके छुपते हैं। घर की औरतें जब आती है तो औरतों को मारा जाता है। ये हो रहा है। ये आपने कुछ दिन पहले जो मिटमिटा के अंदर किया था, ये यहाँ पर किए हैं। अरे अगर आपके पास फुटेज के अंदर अगर है, अगर इम्तियाज़ जलील अगर दोषी है तो आप आइए, बोलिएगा कि ये तुम्हारे खिलाफ एविडेंस है, आप चलिएगा हमारे साथ। लेकिन घरों में घुस घुस के मारना, उन्होंने ये कहा कि साहब ये बंद करवाइए। हमने हमारे घर के अंदर देखा है कि हमारे घर में लाश पड़ी हुई है और पुलिस वाले सुबह 8:30 बजे आके जिस तरह से हमारे घर के अंदर मारपीट किए हैं। तीसरी उनकी डिमांड थी जो अरेस्ट किए गए हैं। और तीसरा इनका ये था कि साहब पूरा शहर जानता है कि इस दंगा करवाने के पीछे किस शख्स का हाथ है, कौन जिम्मेदार आदमी है करके। साहब लच्छू पहलवान नाम है।
अब वो कितने पहलवान हैं मुझे नहीं पता है कि गरीब लच्छू पहलवान के आका जो है ये वही लोग हैं जो अभी फ़िलहाल वो जाकर सीपी साहब से गुहार लगा रहे हैं कि साहब ये करिए। मेरे हिसाब से सारा शहर जानता है कि इस शख्स को अमितेश कुमार के पीरियड के अंदर किस तरह की कार्रवाई की गई थी। इसके ऊपर तड़ीपार के कितने ऑर्डर्स निकले, इसके ऊपर एमपीडीए की कार्रवाई क्यों नहीं की गई, क्या वजह है कि पुलिस आप इसको प्रोटेक्शन दे रही है। क्या पुलिस ये कहना चाह रही है कि साहब तुम जितना नंगा नाच कर सकते हो तुम करो, हम तुम्हारा संरक्षण करेंगे। हमारा एक पार्टी का डेलीगेशन गफ्फार कादरी साहब के नेतृत्व में जब वहाँ पर फ्रूट की गाड़ियों के ऊपर तोड़फोड़ की गई, गरीब फ्रूट वालों के माल को फेंका गया, जाके चप्पलों जूतों वालों की दुकानों को बोला गया कि अगर हफ्ता हमको नहीं देंगे तो तुम्हारी दुकानें कैसी होंगी, ये पूरी बातें हमने कमिश्नर साहब को, ये पूरी बातें हमने सिटी चौक पीआई कदम साहब को हमने लिखित रूप के अंदर दी। क्यों प्रोटेक्शन कर रहे थे? क्या वजह है कि सरकार इस शहर को ये जानते हुए कि औरंगाबाद एक कम्युनली हाइपर सेंसिटिव सिटी है, यहाँ पर छोटी मोटी बात के ऊपर कुछ मामला हो जाता है। पिछले 2 महीने से इतने सारे ट्रांसफ़र्स हो रहे हैं, औरंगाबाद को कमिश्नर क्यों नहीं मिल रहा है, एक फुल टाइम कमिश्नर क्यों नहीं मिल रहा है? अब मैं बताता हूँ क्यों नहीं मिल रहा है। दानवे साहब भारतीय जनता पार्टी के राज्य अध्यक्ष, वो कहते हैं कि नहीं मेरे पसंद का सीपी चाहिए, तो हमारे खैरे साहब कहते हैं कि नहीं मेरे पसंद का चाहिए, तो दूसरे आमदार जो है वो कहते हैं कि नहीं साहब मेरे पसंद का चाहिए। तो मेरी पसंद जो है वो मेरी पसंद के अंदर कोई किसी को पसंद ही नहीं आ रहा है। और ये हालत हो गई है कि कोई कमिश्नर बोल रहा है कि नहीं साहब मैं अगर आ गया भाजपा की पसंद का तो सेना वाला मेरे को परेशान कर डालेंगे करके। अरे आपके पास एक आईपीएस ऑफिसर औरंगाबाद के लिए नहीं मिल रहा है मुख्यमंत्री साहब, ये आपके लिए है तो शर्म की बात है। आपका डिपार्टमेंट है, आपको एक फुल टाइम कमिश्नर ऑफ पुलिस औरंगाबाद को नहीं मिल रहा है, जबकि आप जानते हैं कि औरंगाबाद के अंदर ऐसी घटनाएं हो रही है, औरंगाबाद के अंदर कचरे का मामला हो रहा है। कहीं सुने क्या पिछले हफ्ते से कचरे का कोई जिक्र हो रहा है करके? नहीं हो रहा है, होगा भी नहीं है कचरे का, क्योंकि कचरा अब साइड में हो गया है। जो कचरे का कारोबार करने के लिए लोग बैठे हैं उनको खुली छूट मिली हुई है, लाओ किस किस का टेंडर आ रहा है, क्या क्या करने का है, सारा फोकस जो है वो इस बात के ऊपर ही चला गया है। सब अगर सरकार के अंदर अगर जर्रा सी भी लज्जा अगर होगी, 2 लोगों की जान गई है, ये हम मांग करेंगे? उनका ज़मीर गवारा नहीं करता है। अरे जो मुख्यमंत्री अपने एक एसीपी के लिए सोचता नहीं है, जो मुख्यमंत्री उनके बड़े बड़े मंत्री छोटे छोटे उद्घाटनों के लिए हेलीकॉप्टर से स्पेशल प्लेन से आते हैं, वो अपने एसीपी को देखने के लिए तक नहीं आते। क्या मैसेज जाएगा पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर? ये हमने उनको समझाना चाहिए कि साहब ये आपका एसीपी है तो ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है। आइए उनके परिवार वालों को और पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को एक दिलासा दिलाइए और ये कहिएगा कि नहीं ये जो इसने किया है हम इसके पूरे साथ खड़े हुए हैं करके। अरे हम कह रहे हैं मुख्यमंत्री साहब तुम्हारे में अगर इतनी लज्जा नहीं है कि तुम एक हेलीकॉप्टर अरेंज कर सकते हैं, बोलो एमआईएम के आमदार को कि तुम करो बोलना। हम हमारी जनता, औरंगाबाद की जनता, हम राजनीति हिसाब से नहीं बोल रहे हैं, हम हमारे हिसाब से पैसा इकट्ठा करके है तो कोड़ेकर साहब को आज का आज हम ट्रांसफ़र करवाएंगे बड़े से बड़े हॉस्पिटल के अंदर। क्या की रंजीत पाटिल आए थे परसों, रंजीत पाटिल ने कमीशन 5 कमीशन बिठाने का और उसकी दंगे की जांच कराने का ऐलान किया। जी 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 मैं इस सरकार का एक बहुत अदना सा एक हिस्सा इस वजह से हूँ कि मैं विपक्ष के अंदर इनको बैठ के देखता हूँ। जब औरंगाबाद के कचरे का मसला हुआ, महाराष्ट्र के इतिहास के अंदर पहली मर्तबा एक पुलिस कमिश्नर को सख्ती की रजा के ऊपर भेजा गया। उस वक्त मुख्यमंत्री साहब ने ये घोषणा की कि 1 महीने के लिए इसको हम सख्ती की रजा के ऊपर भेज रहे हैं। एक सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर और डीजी साहब है तो इसकी इंक्वायरी करेंगे। कितना महीना हो गया है उसको? क्या आज तक डीजी साहब या कोई आकर किसी के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए हैं? वहाँ पर गए हैं, वहाँ पर जाकर लोगों से कुछ इंक्वायरी करे हैं, पूछे हैं कि क्या हुआ है करके? अरे एक आईपीएस ऑफिसर को यहाँ से हकाला गया है, तुम उसकी फिक्र नहीं कर रहे हैं।
तुम्हारी छवि बर्बाद हुई है इसकी वजह से कि एक आईपीएस ऑफिसर चला गया है, हम इंक्वायरी कराएंगे। ऐसे कितने इंक्वायरी के ये वादे करते हैं, इंक्वायरी क्या होने वाली है करके। रंजीत पाटिल साहब ने बोला कि नहीं साहब छोटी सी एक घटना थी, बोले वो दो समाज के बीच में, और इस वजह से वैसा हो गया है करके। कोई छोटी समाज नहीं थी। हम आज भी ये यकीन के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहे हैं, ये एक प्री प्लान्ड तरीके से किया गया एक षड्यंत्र था, प्री प्लान्ड तरीके से। और इसके अंदर कौन कौन लोग हैं, इसके अंदर पुलिस वालों को, क्या कभी ऐसा सुने हैं आपने कि जिस दिन ये दंगा हो रहा है इस शहर के 3 डीसीपीज में से 2 डीसीपी छुट्टी के ऊपर, पुलिस कमिश्नर साहब छुट्टी के ऊपर, ये कभी सुने हैं आपने? मतलब इनके रूल बुक के अंदर तक नहीं है कि एक शहर के अंदर अगर आईपीएस रैंक के इतने ऑफिसर्स अगर होते हैं, पुलिस कमिश्नर आईजी है, उनके पास पुलिस कमिश्नर का चार्ज है, वो नहीं रहते हैं, 2 डीसीपी छुट्टी के ऊपर रहते हैं, एक डीसीपी के इसके ऊपर पूरा मामला चलता है। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री साहब ने टाइमली अगर औरंगाबाद को एक फुल टाइम कमिश्नर दिए होते तो मेरे हिसाब से ये जो घटना हुई है ये यकीनन नहीं हुई होती। ये तो देखिए, ये पुलिस डिपार्टमेंट को इसकी इंक्वायरी करना पड़ेगा। हमने एडिशनल डीजी साहब को ये कहा है कि साहब ये कैसा हो जाता है कि 1 घंटे के अंदर है तो एक तनाव हो जाता है, एक झुंड आता है पेट्रोल डीजल लेकर है तो, और जो जिसको 8 दिन पहले धमकाया जाता है दुकानदारों को, उनकी पूरी दुकानें जलाई जाती है। वो अगर दंगा करने का था क्यों सिटी चौक तक नहीं आए हैं, क्यों बुड्डी लाइन तक नहीं आए हैं, क्यों जूना बाजार तक नहीं आए हैं, क्यों पैठन गेट तक नहीं आए हैं, वहाँ की दुकानें क्यों नहीं जलाए हैं? गुलमंडी के अंदर साहब 68 साल के अंदर, 68 साल में आप लोग और हम लोग गवाह है उस इतिहास का कि गुलमंडी के अंदर जो मेन चौराहा है वहाँ पे कॉर्नर के ऊपर एक औरंगाबाद सिल्क मिल का शोरूम है। औरंगाबाद सिल्क मिल का शोरूम है, इलियास खान नाम का वो लड़का उसे चलाता है। उसने कल के दिन रोते हुए ये कहा कि मेरे वालिद साहब, मेरे दादा उस दौर से है तो ये चल रहा है। औरंगाबाद में कितने भी दंगे हुए हैं, औरंगाबाद में बड़े से बड़ा दंगा देखा है, ये तो कुछ भी नहीं है। 68 सालों के अंदर उस दुकान को हाथ नहीं लगाया गया था। पूरी गुलमंडी के अंदर सिर्फ अकेले है तो उस दुकान को है तो जलाया गया है, सिर्फ अकेले उतनी दुकान को जलाया गया है। मतलब इस तरह के उसके ऊपर आ गए हैं। अगर गुलमंडी के लोगों के अंदर ज़रा सा भी ये है कि जिस तरह हमने ये जिम्मेदारी उठाई है, हमने ये अपना फ़र्ज़ समझकर ये कहा है कि हिंदू रहो मुसलमान रहो कोई भी रहो, शाहगंज के जो गरीब व्यापारी हैं उनकी दुकानों को हम दोबारा ज़िंदा करेंगे, उन लोगों को अपने पैरों के ऊपर खड़े करेंगे। गुलमंडी के जितने भी नेता हैं अगर उनके उसमें ज़रा सी भी लाज और शर्म है, उन्होंने ये फैसला करना चाहिए कि उस एक दुकान को जिसने भी जलाया है उस दुकान को दोबारा खड़े करने की, दोबारा शुरू करने की जिम्मेदारी तुमने उठानी चाहिए। साहब उसके 2-3 कारण है। पहले जिस दिन दंगा हुआ था लोगों ने कहा है कि चुनाव के करीब आ रहे हैं कि उसके दूसरा ये है साहब कि ये वर्चस्व की लड़ाई थी कि इस शहर के अंदर गुंडागर्दी सबसे बड़ा गुंडा कौन रहेगा करके, और सबसे बड़ा गुंडा जो है उसने इसको अंजाम दिया कि भाई अब मैं शहर का बड़ा गुंडा इस वजह से हूँ कि मुझे पुलिस का पूरा संरक्षण हासिल है, मुझे सत्ताधारी पक्ष के बड़े बड़े नेताओं का पूरा प्रोटेक्शन हासिल है। वो वर्चस्व की लड़ाई थी, वरना और इसके अंदर कोई ज़्यादा हम ये नहीं देखते। त्यौहार है, दिवाली है, रमज़ान है, दशहरा, नवरात्रि, सैकड़ों की तादाद में तलवारें बंदूकें भी रास्ते पर नजर आई। तो अब तक होंगे ऑपरेशन में से गिरफ्तारियां हुई हैं, कोई अब तक जब्त नहीं हुआ। तो क्या ये ज़्यादा खतरनाक नहीं है? देखिए साहब, हमारे पास बहुत सारे ऐसे भी फ़ोटोग्राफ्स आए हैं कि जहाँ पर नौजवान लड़कों के हाथों में तलवारें हैं। ये फ़ोटोग्राफ्स भी हम पूरी तरह से कंपाइल कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे ये है कि जहाँ पर एक फुटेज ये है कि जहाँ पर एक औरत के हाथ में इस गैस तेल की ये है, उसमें पेट्रोल बॉम्ब जिसे हम कहते हैं, वो औरत लेके जा रही है। और उस फुटेज के अंदर पुलिस वाले भी खड़े हुए हैं और पुलिस वालों के साथ साथ वहाँ पर जायसवाल साहब है, चंद्रकांत खैरे साहब है। ये फुटेज के अंदर साफ दिख रहा है और पुलिस वाले भी मौजूद है कि जब ये पथराव हो रहा है करके।
हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये फुटेज सिर्फ हमारे हाथ में क्यों लग रहा है, पुलिस वालों के हाथ में क्यों नहीं लग रहा है। अगर पुलिस वालों ने हमसे अपील करी कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं लग रहा है, तो चलिए हम उसके ऊपर एक सेपरेट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पूरे मीडिया वालों को बुलाते हैं, कमिश्नर साहब, डीसीपी साहब को, और एक बड़े प्रोजेक्टर के ऊपर, एक स्क्रीन के ऊपर है, तो हम दिखाते हैं कि मतलब हमारे हाथ में क्या क्या लगा है। हाँ सर, कंप्लेंट क्यों नहीं दायर कर रहे सर एमआईएम की तरफ से? सर एमआईएम के तरफ से देखिए ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये कोई एमआईएम, शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस है तो इसकी लड़ाई नहीं है। ये जो लोग प्रभावित हुए हैं, हाँ, जिन जिन लोगों के ऊपर ये किया गया है वो लोग कंप्लेन कर रहे हैं। हम किस बात के ऊपर कंप्लेन करेंगे? हम तो ये करेंगे कि हम जो लोगों के ऊपर हमला हुआ है उनको इंसाफ मिलना चाहिए, हम उसके लिए है तो हम हमारी तरफ से करेंगे। हम सीसीटीवी फुटेजेस लेके जाके हम है तो इनको बताएंगे। अब उनसे ये उम्मीद करेंगे कि कुछ एक्शन ले, और नहीं लेंगे तो मुख्यमंत्री नहीं तो कोर्ट। क्या डेडलाइन होगी एमआईएम के लोग क्या वो अर्जी ला कर आएंगे एमआईएम वालों के पास देंगे, मेरे को हमारी दुकान हुई है, फिर एमआईएम वाले जाके सर्वे करेंगे और उसके बाद नहीं, देखिए ये जो काम आप डायरेक्ट शुरू करने वाले हैं कब तक करेंगे? ये ऑलरेडी नासिर सिद्दीकी साहब हमारे जो गठ नेता है उनके नेतृत्व के अंदर कल इन्होंने जाके शाहगंज के अंदर पूरा जायज़ा लेके कितनी दुकानें वहाँ पर थी, हमने लोगों से है तो ये बातें कर रहे हैं कि किसके पास कितना माल था, कितनी बड़ी दुकान थी, उसके ओनर कौन थे। हमारे पास पूरी लिस्ट है कि कौन कौन से दुकानदार वहाँ पर थे, और हमको ये बताते हुए बड़ा ये हो रहा है कि दुकानदारों की लिस्ट हमारे पास जो है उसमें बहुत सारे ऐसे हिंदू लोगों के नाम है, जैसा ओनर जो है दुकान के खलील अहमद, श्यामराव खम्बत, तौफीक रजनी, शेख फैयाज, भरतलाल, श्यामलाल गादीवानी, रमेश अप्पा कोठूले, ये सभी लोग हैं। जिसको हम ये नहीं कह रहे हैं कि श्यामलाल साहब हम आपकी दुकान नहीं बनाएंगे, क्योंकि श्यामलाल साहब का वहाँ पर महल नहीं था। अप्पा जो है वो अप्पा का भी वहाँ पर है, तो हमने ऑलरेडी काम शुरू कर दिए हैं। कल के दिन हमने इसका पूरा सर्वे ये वो करवा लिए है। इमीडिएट हमने हमारे इब्तिसाम साबिरी साहब है उनको हमने कहा है कि वहाँ पे लेके जाके उसका किस तरह से दोबारा वहाँ पे स्ट्रक्चर तैयार किया जाए, उसका एस्टिमेट किस तरह से है, और इस पूरे काम के लिए हमें इजाज़त दी गई है हमारे पार्टी के अध्यक्ष बैरिस्टर। किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाला हो, पुलिस अपने लेवल के ऊपर इंक्वायरी करें। अगर वो हमारे ऊपर आरोप कर रहे, अगर उनके पास इतना पुख्ता सबूत है तो बिल्कुल सबूत दे, जिस तरह से हम ये सबूत दे रहे हैं कि आपके पार्टी के एक वरिष्ठ नेता कलर होम राजा बाज़ार के अंदर गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, जला रहे हैं, और वो बाद में है तो पूरी दुकान को जलाई जा रही है। ये हमारे पास एविडेंस है। सन्मान्य खैरे साहब, आपका क्या रोल था, आपका कितना इंटरेस्ट था इस दंगे के अंदर? अपने अंदर एक बार इस गिरेबान के अंदर खुद भी झांक कर देखो कि आपका इस पूरे दंगे के अंदर क्या इंटरेस्ट था, क्या रोल था। आप इतने साल औरंगाबाद का नेतृत्व करें, हमारे भी आप एमपी थे, लेकिन जब भी चुनाव आता है तो ऐसा क्यों हो जाता है खैरे साहब कि आप दंगों के अंदर विश्वास करते हैं, आप हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, आप मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं, जय भवानी जय शिवाजी का नारा लगाते हैं। खैरे साहब, अब ये औरंगाबाद वो औरंगाबाद नहीं रहा जहाँ पर आप लोगों को इस तरह के वरगला के, उनको भड़का के आप शहर को जलाया करते थे। अब जो है शहर बदल गया है। अब आप, अगर हम तो ये कह रहे हैं कि जितनी मर्तबा आप पिछले 2-3 दिनों के अंदर आप सड़क के ऊपर नज़र आ रहे हैं, सन्मान्य एमपी साहब, आप कचरे के दौरान कहीं कचरे के ढिगार के सामने नज़र नहीं आए। आप औरंगाबाद जब पूरी तरह से कचरे के अंदर जल रहा था तो आपकी कितनी मर्तबा आप वहाँ पर आए हैं? आपकी सत्ता थी, हम भी देखना चाह रहे थे आपको कि आप ये कचरे के अंदर कितनी मर्तबा आगे आते हैं। आपने होटलों में बैठ के, गेस्ट हाउस में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर आप सड़क के ऊपर आए हैं। आपके पास अगर कोई आरोप है तो यकीनन उसे सिद्ध करिए, हम भी देखना चाहेंगे
कि अगर हमारे ऊपर कोई आरोप लगा रहा है उसको सिद्ध करना पड़ेगा। कह रहे साहब बहुत सीनियर आदमी है आप, आपके आरोपों से कोई गुनाहगार नहीं हो जाता है। मैं आपका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि मैं आपके ऊपर आरोप इसलिए नहीं लगा रहा हूँ कि मेरे पास कुछ नहीं है। आप एक फुटेज के अंदर साफ दिखाई दे रहे हैं कि आपकी मौजूदगी के अंदर लोग वहाँ पर पथराव कर रहे हैं और वहाँ पर पुलिस भी मौजूद है। तो वो फुटेज मेरे पास भी है। अगर आपके पास ऐसा कोई फुटेज है कि मेरे कोई विरोधी पक्ष नेता उस तरह वहाँ पर कुछ कर रहा है तो आप बिल्कुल वो करिएगा, हम किसी का प्रोटेक्शन नहीं करेंगे। तहसीलदार के पंचनामा अब तक शुरू नहीं